अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग लेक्चर 40 कर रहे हैं पीटी 101 का, जिसका नाम है थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लेयर पाई कहा जाती है। याद रखिएगा, ये लेयर जो होती है ये अबव मेसोस्फेयर होती है और बिलो होती है एक्सोस्फेयर। इसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर। इसमें होता क्या है कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो रही होती हैं, जिसकी वजह से फोटो डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहे होते हैं। अब जब मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, वो आयन क्रिएट करेंगे। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि आयनोस्फेयर है। इसकी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो इसका होता क्या है कि अगर हम इसमें देखें ना, तो ये इसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता है एटीट्यूड के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाईली एनर्जेटिक सोलर रेडिएशन पाई जाती हैं। टेम्परेचर जो होता है इसका 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसमें हाईली डाइल्यूटेड गैसेस पाई जाती हैं, जो कि 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती हैं दिन के टाइम पे। अब टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करता है। लाइक आयंस जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं हीट को थ्रू कंडक्शन। इसमें अगर 160 किलोमीटर देखा जाए तो जो डेंसिटी है वो लो होती है, जिनकी वजह से मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है वो भी कम हो जाता है। जिसके नतीजे में होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो गई। सोलर विंड्स आ गई, एक्सट्रीम यूवी स्टॉर्म्स आ गया, एटमॉस्फेरिक वेव्स आ जाती हैं ऐसी एरियाज के अंदर। एटमॉस्फेयर है क्या? एटमॉस्फेयर बेसिकली एक वॉल्यूम है जो प्लैनेट के आसपास पाया जाता है। मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ग्रेविटेशनली बाउंड करते हैं। लेक्चर 41 है बेनिफिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो लाइफ को सस्टेन करता है अर्थ पर। लाइक जिंदगी जमीन पर तभी मुमकिन है जब एटमॉस्फेयर पाया जाएगा उसके आसपास। इसके बगैर ज़िंदगी जो है वो लाइक इसमें जैसे चाँद और मार्स हो गया, हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ज़िंदगी के असरात नहीं पाए जाते, बिकॉज़ वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो की एलिमेंट है सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए। इसमें अगर टेम्परेचर देखा जाए तो अर्थ टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। इसकी जो एयर गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ऑब्जर्व करते हैं हीट एनर्जी को, और ये हीट एनर्जी पाई जाती है सन से। कंडक्शन जो होती है वो हीट एनर्जी को मिक्स करती है एयर के साथ। CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऐसी लाइक ये क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन। अब देखिए, प्रोटेक्टिव शीट जो होती है वो रेडिएशन और कॉस्मिक रेज को रोकती है। इसमें होता क्या है कि यूवी रेज जो होती हैं वो बम्बार्डमेंट कर रही होती हैं, और ये यूवी रेज आ रही होती हैं सन से। हमारी जो प्रोटेक्शन शीट है वो उसे हम कहते हैं कि ओजोन लेयर है। ओजोन जो होता है ये फिल्टर करता है यूवी रेज को, गैसेस को, लाइक वो खतरनाक गैसेस जो कि आपके लिए अच्छी नहीं होती, उन्हें वो अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। लाइक कॉस्मिक रेज हो गई, गैमा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई। तो ये सारी सारी इन्हें अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है। इसकी फिजिकल प्रोटेक्शन देखी जाए तो सोलर सिस्टम जो होता है वो फुल ऑफ डेब्रिस होता है। लाइक इसमें अगर हम देखें, पार्टिकल जो लेफ्ट ओवर होते हैं ना, वो क्रिएट हो रहे होते हैं, कोलिजन वहाँ पे हो रही होती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स बने होते हैं, छोटे छोटे पत्थर घूम रहे होते हैं पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। ये पत्थर जो होते हैं कि लाइक हम अगर कहें ना कि इन स्पेस डेब्रिस के स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो ये 100 टन होता है अर्थ के आसपास घूमते हैं एवरी सिंगल डे। जो फ्रिक्शन होती है एटमॉस्फेरिक गैसेस की, वो इसे डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि वो ग्राउंड तक पहुंच ही ना सके। फिर जी वेदर और वाटर आ जाता है। एटमॉस्फेयर जो होता है वो अराउंड 12,900 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर एट एनी गिवन टाइम ये होल्ड करता है। एटमॉस्फेयर जो होता है इसमें अगर पानी देखा जाए तो वो 12,900 क्यूबिक किलोमीटर होता है। रिस्पॉन्सिबल होता है जी वाटर साइकिल का एटमॉस्फेयर। वेदर और वाटर के अंदर अगर हम एटमॉस्फेयर का काम देख रहे हैं, इसमें होता क्या है कि वेपर को वो ट्रांसफर करता है ओशन से ड्राई एरियाज की तरफ, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन हो रही होती है और विंड कंट्रोल कर रहा होता है वेदर को। हमने देखा कि विंड और वेदर क्या काम करता है। लेक्चर 42 में आपके पास कार्बन साइकिल। कार्बन जो है ये मेन कंपोनेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। 20% ह्यूमन बॉडी जो है वो कार्बन से बनी है, कार्बन बाय वेट यूज हो रही है। CO2 जो है ये मेजर सोर्स है कार्बन का। एटमॉस्फेयर जो होता है वो 750 बिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्बन जो होता है मतलब रखता है अपने पास, कंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेते हैं। अगर सिंथेसाइज किया जाए ना कार्बन को,
तो आपके पास आता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम उनकी मदद से कार्बन को सिंथेसाइज कर सकते हैं और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं ये कार्बन फिक्सेशन है। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट को ईट करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो ईट करते हैं प्लांट को और देन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्रिएट कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन हो रही होती है एनर्जी की। अब ये प्रोडक्शन जो हो रही होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन की वजह से हो रही होती है। रिस्पायरेशन जो होता है वो रिलीज करता है CO2 इन एयर। और ये होता क्या है कि जो डिके ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं CO2 को। हमने देखा कि CO2 को कौन कौन या किस तरह मुयस्सर है हमें, रिस्पायरेशन की मदद से, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म की वजह से। CO2 जो होता है वो एयर में जब रिलीज होता है ना तो ये प्लांट की मदद करता है, प्लांट उन्हें अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, देन वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। इसमें मीथेन गैस आपके पास बहुत बेस्ट एग्जांपल है जिसमें माइक्रोब्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, मीथेन इंस्टेड ऑफ CO2। याद रखिएगा माइक्रोब्स जो होते हैं वो मीथेन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और वो CO2 को नहीं करते। हम देखा कि रिस्पायरेशन इंसान CO2 को ही कर रहा होता है। तो मीथेन रिलीज करता है एयर को एंड देन वो उन्हें ऑक्सीडाइज कर देता है CO2 के अंदर। अगर CO2 के हम अमाउंट की बात करें ना तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो लाइक मैच करते हैं अमाउंट ऑफ CO2 यूज, जिस तरह वो CO2 को यूज कर रहे होते हैं। वाटर साइकिल 43 के अंदर देखें तो लाइफ साइकिल या लाइफ की अगर हम बात करें तो तीसरा मेजर काम जो होता है वो वाटर का होता है इंसान की जिंदगी में। अडल्ट बॉडी की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो 60% उसमें वाटर होता है। वाटर जो है ऐसा कंपाउंड है जो कि सिंथेसाइज किया जा सकता है और उसे ब्रोक भी किया जा सकता है। सिंथेसिस जो होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है, ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस की वजह से हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन और सिंथेसिस प्रोसेस इज इक्वल। एवेपोरेशन, एवेपोरेशन की अगर देखा जाए तो वाटर जो होता है वो खुद को चेंज करता है अपनी स्टेट को, लाइक वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ जाता है। कुछ वाटर जो होता है वो ओशियंस और ये जो वाटर होता है ना ये ओशन और फ्रेश वाटर बॉडी से लिया जाता है। लाइक हम कह सकते हैं लेक रिवर से। होता क्या है कि सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, देन वो एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो लाइक क्रिएट करता है गैसेस को। फिर कंडेंसेशन, जब एवेपोरेशन हो गई ना कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, इन गैसेस को वो चेंज करके है लिक्विड पे, खास सरफेस पे ले जाकर अब वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो बन जाते हैं और ये स्मॉल साइज पे होते हैं और ये सस्पेंड रहते हैं एटमॉस्फेयर के ऊपर। इन्हीं की वजह से बादल बनते हैं। परसेप्शन, राइट टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन होनी चाहिए। स्मॉल ड्रॉपलेट होते हैं वाटर के अंदर, लाइक वाटर क्लाउड के अंदर, जो कि मिल्क के एक लार्ज ड्रॉपलेट बनाते हैं और रेन ड्रॉप जो होती है जिसकी वजह से ज़मीन पे आती है। इसमें बताया गया था कि जो बादल है ना वो लाइक इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के। जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये हैवी ड्रॉपलेट बन जाते हैं, लार्जर ड्रॉपलेट बन जाते हैं जिसकी वजह से बारिश होती है। सरफेस रन ऑफ, अगर हम देखें बारिश जब हो रही होती है ना, अब जो कुछ एवेपोरेट हुआ था तो उसमें से ज़्यादातर पानी ज़मीन के ऊपर वापस आ जाता है बारिश की वजह से, पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर। कभी कभार ऐसा होता है कि जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं वो लार्जेस्ट स्ट्रीम्स बन जाती है क्योंकि ज़्यादा पानी आ रहा होता है। लेक्चर 42 44 वाटर साइकिल की कंटिन्यू कर रहे हैं। पर्कुलेशन, इसमें हम देखें तो इनफिल्ट्रेशन हो रही होती है। अब ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही होती है इसमें पर्कुलेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अब रेन वाटर जो होता है वो सोक करता है ग्राउंड के ऊपर, लाइक सोए के अंदर वो जज्ब हो जाता है, रॉक लेयर्स पे भी वो जाता है। कुछ वाटर जो होते हैं वो अल्टीमेटली आप उसमें देखें ना तो वो रिटर्न कर देते हैं सरफेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे स्पॉट कर होते हैं डाउन हिल, यानी वो पहाड़ों से वो नीचे उतरते हैं और वो पानी के साथ टच चल जाते हैं। कुछ वाटर जो होते हैं वो पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाते हैं। ऐसे पानी के कतरों को हम कहते हैं, बारिश के कतरों को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर है। अब डिटेल देखते हैं ग्राउंड वाटर की। अब ये जो पानी होता है ये सॉइल और रॉक्स लेयर से होके जाता है। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि फ़िल्टर्ड आउट हो जाती हैं। ये कुदरती निज़ाम है, जब वो पत्थरों से होके गुज़र रहा होता है तो वो फ़िल्टर आउट हो रहा होता है। अब ये जो फ़िल्टरिंग प्रोसेस होता है ये हेल्प करता है वाटर को साफ़ करने में। आसमान से पानी आया, पानी ने पत्थरों से गुज़रा, ज़मीन से होते हुए वो लेक्स के अंदर चला गया, तो हुआ क्या कि वो जो ज़मीन के अंदर पानी जज़्ब हो गया ना,
तो उसकी वजह से वो ने फ़िल्टर कर दिया। फिर है जी ट्रांसपायरेशन। प्लांट जो होते हैं ऑब्ज़र्व करते हैं वाटर को सोर्स से, वाटर जो होता है वो रूट से मूव कर रहा होता है, लाइक वो स्टेम टू द लीव जाता है, रूट से पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है ना। अब अगर प्लांट का देखो, पानी इसने लिया ना, यहाँ से चलते-चलते स्टेम्स तक आया। और इसी तरह अगर हम देखें लेक्स के अंदर ना, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो इवेपोरेट हो रहा होता है, जो कि गैसियस वाटर के तौर पे बन रहा होता है, देन वो कंप्लीट साइकिल आपके पास आ जाता है बादल बनने का। लेक्चर 42 है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनते हैं। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। 16% नाइट्रोजन होता है जी एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर जो होता है, सॉरी गाइस, मैं लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही थी, तो 16% नाइट्रोजन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। 78% जो होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो एक ऐसा लाइक ये एक एलिमेंटल फॉर्म के अंदर होता है, इसे हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अल्टीमेट सोर्स अगर नाइट्रोजन की देखी जाए तो उसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, सिंथेसाइज। अब ये जो कंपाउंड्स है ये सिंथेसाइज किए जाते हैं प्लांट से और डिफरेंट एल्गीज और माइक्रोब्स की मदद से। इसमें अगर आप देखें नाइट्रोजन सोर्स जो है वो अमोनिया हो गया, नाइट्रोइड आयंस हो गए। अमोनिया का फार्मूला आपके पास क्या है, NH3। नाइट्रोइड आयन के अगर नाइट्रेट आयंस की अगर बात करें तो NO3 नेगेटिव आपके पास आ जाता है, यानी कि NO3 ही आप कंसिडर करते हो। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन याद रखिएगा, लाइटिंग हो गई, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई, एनिमल रेसिड्यू हो गया, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन हो गई। फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन यूरिया, फार्मूला है आपके पास CONH2 होल स्क्वायर। अमोनिया NH3 गैसियस में होता है, अमोनियम NH4 याद रखिएगा। अमोनिया जो होता है वो NH3 होता है। अगर हम अमोनिया गैस की बात करते हैं, अमोनियम की अगर हम बात करते हैं तो NH4 में होता है। नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट NO2, ऑर्गेनिक डी नाइट्रोजन N2 होता है, ऑर्गेनिक सिंपल आपके पास N पे आ जाता है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई थी। फेजेस अगर हम देखें तो अमोनिफिकेशन हो रही होती है, फिर जी इमोबिलाइजेशन हो रही होती है, नाइट्रोजन फिक्सन हो रही होती है, नाइट्रिफिकेशन हो रही होती है, डीनाइट्रिफिकेशन हो रही होती है। अगर हम बात करें अमोनिफिकेशन की, तो इसमें डिकम्पोजिट होता है, अर्थ फॉर्म हो गए, टर्माइट्स हो गए, स्लग्स हो गए, स्नेल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। इसमें अगर हम ऐसे सेलुलर एंजाइम्स को देखें तो वो क्या करते हैं, वो इनिशिएट करते हैं डिग्रेडेशंस को, और ये प्लांट पॉलीमर्स में पाए जाते हैं। इसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जाए तो वो क्या होते हैं, उसमें हम लिजोजाइम्स देखते हैं, न्यूक्लियस जो डिग्रेड होता है नाइट्रोजन को लेकर, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। लेक्चर 46 इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन जो है बेसिकली ये मिनरलाइजेशन का ऑपोजिट होता है। इसमें नाइट्रोजन जो होता है वो एनवायरनमेंट को लाइक इसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन जो होता है वो लिमिटिंग हो जाता है। नाइट्रोजन की जो लिमिटेशन होती है वो गवर्न की जाती है CN रेशो के तौर पे। CN जो है वो बेसिकली अगर हम बात करें सॉइल माइक्रोबियल बायोमास है, और वैसे वो होता है इक्वल टू 20। तो हम कह सकते हैं कि CN20 जो है वो मिनरलाइजेशन है। अगर वो लेस देन है, अगर वो ग्रेटर देन है तो वो मिनरलाइजेशन है, और लेस देन है तो वो इमोबिलाइजेशन है। बस इसमें यही एक डिफरेंस है आपके पास। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर देखा जाए तो एनर्जी जो होती है एक्सटेंसिव प्रोसेस की तरफ जाती है, यानी कि N2 के अंदर हम ऐड करते हैं H के 8 एलिमेंट्स को, देन हम E के 8 एलिमेंट्स को इसमें ऐड करते हैं, ATP के 16 एलिमेंट्स को बनाते हैं, तो हमारे पास बनता है NH3 प्लस H2 ADP एंड PI। परफॉर्मेंस अगर ये आपको बैलेंस करना, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो 9-10 में आपको बता दिया जाता है, सिंपल होता है। आप सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे होते हो। NH3 यहाँ पे H के 8 मालिक्यूल्स थे, 3 आए तो 3 2 6 हो गया। हमने यहाँ पे 8 कंप्लीट करने हैं ना, तो फिर हम H2 करते हैं, लाइक इसमें ऐड करते हैं। फार्मूले हम ऐसे बनाते हैं जिसमें केमिकल एक्शन रिएक्टर हो रहे हो, यानी उसके रिएक्शंस कंप्लीट हो रहे हो। तो ये 6 हमारे पास H कंप्लीट हो गया। परफॉर्म करें तो ये सिलेक्टिव बैक्टीरिया अकॉर्डिंग जाता है। इसमें एक्टिनोमाइसाइड्स चल रहे होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप हो गया, सोयाबीन्स हो गए, ये इसके एग्जांपल्स थे। अच्छा, यहाँ पे आप याद रखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्सिंग नाइट्रोजन आ गए, एजो बैक्टीरिया आ गया,
इसमें एंजाइम रिक्वायर होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो नाइट्रोजीनियस होते हैं। फिर इसमें अगर हम देखें बीजोनेरिक क्या फिर आ गया एजोस्पेरिलियम, ये इनहिबिट किया जाता है ऑक्सीजन की मदद से। फिर क्लस्ट्रीडियम के इनहिबिट किया जाता है अमोनिया, इनहिबिटेड बाय अमोनिया। और साइनोबैक्टीरिया एंड प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। अब देखिए नाइट्रिफिकेशन, 2 स्टेप्स होते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, नाइट्रोसम को कैटलाइज करते हो, यानी आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स थे NH4 के, आपने ऐड किया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो बना NO2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 प्लस H2O, वाटर क्रिएट हुआ और देन आपके पास H, और देन हमने इसे बैलेंस कर दिया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, आपके पास जो सबसे पहले बना था ना 2 मॉलिक्यूल्स थे ना NO2 के, हमने उसे नीचे स्टेप में रिएक्शन करवाया O2 के साथ, देन आपके पास बन गया NO3। इसमें जो ऑप्टिमल पीएच होता है वो इसका 6.6 से 8.0 तक होता है। अगर पीएच जो है वो 6.0 है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रेट है वो स्लो है। अगर 4.5 है तो इसका जो रिएक्शन है वो इनहिबिट हुआ। डीनाइट्रिफिकेशन देखा जाए तो ये लिमिटिंग न्यूट्रिशन को रिमूव कर देता है। इसमें फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया काम करना स्टार्ट कर देता है। ऑक्सीडाइज नाइट्रेट रिड्यूस हो जाते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाता है। NO3 के अगर देखें तो इसमें हम इसे रिएक्ट कराते हैं C6H12O6 के साथ, जो बनता है N2 प्लस H2O, और ये कंप्लीट प्रोसेस बैलेंस की वजह से हो जाता है। नाइट्रेट इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसमें ऑक्सीजन को इनहिबिट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो भी मुझसे पता कर लें। फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस जो है ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, मेम्ब्रेन फॉस्फोस्लाइड आ जाता है, फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, बेसिकली ATP आ जाता है। फास्फोरस जो है ये पानी में पाया जाता है, सॉइल्स में पाया जाता है, रॉक्स में पाया जाता है। फास्फोरस साइकिल जो होता है इसमें अगर देखें तो मूवमेंट ऑफ फास्फोरस हो रही होती है और ये एनवायरनमेंट के अंदर पाई जा रही होती है। अनलाइक कार्बन, नाइट्रोजन फास्फोरस जो होता है वो एयर में पाया नहीं जाता गैसियस स्टेट के तौर पे। फॉस्फेट साल्ट जो होते हैं वो रिलीज होते हैं वेदरिंग की वजह से, और ये रिलीज होते हैं रॉक्स की फ्रॉम रॉक्स। ये सॉइल वाटर के अंदर डिजॉल्व कर रहे होते हैं। 48 के अंदर देखें तो एक्सटिंक्शन हो रही है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। एक्सटिंक्शन है क्या, इसमें हम टर्मिनेट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को। इसमें हम एक्सटेंशन की मूवमेंट की बात करते हैं, लाइक डेथ हो गई, लास्ट इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज कर दिया हमने, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों खात्मे की तरफ जा रही होती हैं। इसमें मुख्तलिफ काजेज होती हैं। इसमें एक्सटेंशंस जो होते हैं वो कॉन्सर्ट अकॉर्डिंग भी हो रहे होते हैं, इसमें डिस्ट्रप्शंस भी हो रही होती हैं, लॉस ऑफ इकोसिस्टम भी हो रहा होता है, जेनेटिक वेरिएशंस भी हो रही होती हैं। मैमल्स जो थे, अब एक्सटेंशन देखें 19 थे, बर्ड्स 20, रेप्टाइल 5, फिश 35। हैबिटेट लॉस जो होता है ये मॉडर्न डेज एक्सटेंशन की बहुत बड़ी कॉज है। नेचुरल हैबिटेट जो होता है वो एडवर्सली इफेक्ट करता है ह्यूमंस को 3 तरह, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के तौर पे, पोल्यूशन के तौर पे, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के तौर पे। सेक्शन 49 है आपके पास, ये कैसा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर नेचुरल जो हैबिटेट होती है वो ख़त्म हो जाती है। नेटिव स्पीशीज़ को जो सपोर्ट कर रही होती है वो इनकेपेबल हो जाती है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ पे अगर देखें तो रिड्यूस करता है बायोडाइवर्सिटी को। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसकी। काजेज़ देखी जाए तो इसमें हम क्लियर करते हैं हैबिटेट को, लाइक एग्रीकल्चर के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हो रहा है डिस्ट्रक्शन, माइनिंग की वजह से भी हो रहा है। लाइक हम देखें ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट देखें तो एग्रीकल्चर अर्बन डेवलपमेंट की वजह से हैबिटेट ख़राब हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, ट्रॉलिंग हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है। क्लियरली क्लियरिंग हैबिटेट अगर देखा जाए ना तो उसमें अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कैसे होगा। अब लैंड क्लियर हो रही है एग्रीकल्चर के लिए, एक्सटेंसिव है, इरिवर्सिबल चेंजेस आ रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रहा है इकोसिस्टम परमानेंटली। 90% एरिया क्लियर हो चुका है, 50% स्पीशीज जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये जो क्लियरिंग फ्लोरा है, फ्लोरा फोना और टोपोग्राफी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन ख़त्म हो चुकी है। इसमें सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज हो रहा है जो कि डैमेज कर रहा है ज़मीन को। डिफॉरेस्टेशन, अगर हम अर्थ लैंड सरफेस की बात करें तो 31% जो है वो कवर्ड है फॉरेस्ट के साथ।
तो अब जब हम रिमूव कर रहे हैं फॉरेस्ट को, तो हो क्या रहा है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन, रीजन क्या है? एग्रीकल्चर हो गया, फ्यूल हो गया, टिम्बर हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, लाइक टिम्बर फॉर बिल्डिंग्स हो गया, पॉस्चर्स और प्लांटेशन हो गया, अर्बन डेवलपमेंटेशन हो रही हैं। इसमें इंस्पेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन देखा जाए, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन हो गई, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हो गए, एमिशंस हो गई, डिके और बर्निंग ऑफ वुड्स आ गई जो कि रिलीज करती हैं कार्बन को। कार्बन स्टोर करता है सॉइल जो होता है, देन वो रिलीज कर रहा होता है, वाटर साइकिल की वजह से भी हो रहा है, लेस मॉइस्चर है सॉइल के अंदर। माइनिंग का इम्पैक्ट देखें तो माइनिंग जो है वो हर चीज़ को रिमूव कर रहा है। इसमें हम लैंड क्लियरिंग को लाते हैं, डिफॉरेस्टेशन को लाते हैं, डिगिंग को लाते हैं। हैबिटेट जो है वो परमानेंटली डैमेज हो रहा है, रूटेंट हो रहा है, ट्रॉलिंग। इसमें हैवी कैच ऑफ फिश फ्रॉम वाइल्ड हो गया, यूजिंग ट्रॉल्स हो गए। इसमें वांटेड अनवांटेड एनिमल्स को पकड़ना लाया जा सकता है। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन देखा जाए तो पॉपुलर शिफ्ट हो रही है रूरल से अर्बन की तरफ, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो डिफॉरेस्टेशन हो गई, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गई, फ्रेगमेंटेशन हो गई, पोल्यूशन हो गई। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।